हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज द अर्ली इनिशिएटिव्स। अब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कौन से स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ आवर नेशन, तो वही सारे स्टेप्स जो हैं उन्हें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अपने देश में सुधार करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया started several early steps to promote economic development। हमने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिपेंडेंस गेन करने के तुरंत बाद से ही काफी सारे स्टेप्स लेने स्टार्ट किए। हमने काफी सारे चेंजेस लाने की कोशिश करी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला रिफॉर्म जो हम लेके आए, चेंज जो लेके आए, वो था लैंड रिफॉर्म्स। हमने लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए, यानी कि जो लैंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की हमने कोशिश करी, स्पेशली रूरल एरियाज में। इसमें हमने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स में मेनली हमने जमींदारी सिस्टम जो है इसे रिमूव किया। अब जमींदारी सिस्टम क्या था, अब इंडिपेंडेंस गेन करने से पहले इंडिया में क्या चला करता था, जमींदारी सिस्टम, जहां पे जो ब्रिटिशर्स और जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं पुअर पीपल, जो हमारे नेटिव सिटीजन्स थे वो, और ब्रिटिशर्स, इन दोनों के बीच में लिंक का काम करते थे जमींदार्स। इन दोनों को जोड़ के रखते थे जमींदार्स, इंटरमीडिएरी वाला काम करते थे जमींदार्स। तो जमींदार्स क्या करते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे स्मॉल फार्मर से, और वो सारा टैक्स जो है वो कलेक्ट करके जमींदार्स ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी साइकिल में जमींदार्स क्या करा करते थे, वो थोड़े ग्रीडी हो गए, हम कह सकते हैं, लालच में आके उन्होंने क्या किया, अगर उनसे 50 रुपीज एज अ टैक्स कलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो जमींदार्स 70-80 रुपीज कलेक्ट किया करते थे पुअर पीपल से, स्मॉल फार्मर से, और उसमें से जो बचा हुआ अमाउंट है, जितना ब्रिटिशर्स को देना है वो अमाउंट ब्रिटिशर्स को दे करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अपने पास रख लिया करते थे। तो ऐसा करते थे जमींदार, अपनी पावर का ऐसे गलत फायदा उठाते थे। तो अब इस जमींदारी सिस्टम को खत्म किया किसने, हमारी गवर्नमेंट ने। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो गवर्नमेंट थी, इंडिपेंडेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को खत्म किया और टैक्सेस सीधा कलेक्ट करने स्टार्ट किए सिटीजन से, यानी कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं होगा, सभी से टैक्सेस कलेक्ट किया करती थी गवर्नमेंट इक्वली। डिस्ट्रीब्यूट लैंड मोर फेयरली अमंग फार्मर्स। अब जमींदार के पास क्या होती थी, बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, बहुत ज्यादा लैंड एरिया आता था जमींदार के अंडर में। अब उस जमीन को, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लैंड जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसके बीच में, स्मॉल फार्मर्स के बीच में, यानी जो छोटे फार्मर्स हैं उनको जमीन दी गई। जमींदार की जो बड़ी बड़ी जमीन थी उनमें से कुछ पार्ट जो स्मॉल पीजेंट्स थे उन्हें दिया गया, उनके बीच में लैंड एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें जमींदार पे डिपेंड ना होना पड़े, उनके पास खुद का छोटा सा खेत हो जहां पे वो फार्मिंग करके अपना गुजर बसर कर सके। रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टीनेंट्स। अब टीनेंट्स यानी जो किराए पे जाके खेती कर रहे हैं, जो किराए पे जमीन लेते हैं, रेंट पे लेते हैं लैंड एरिया और वहां पे प्रोडक्शन करते हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके कल्टीवेशन से जो भी उन्हें अर्निंग हो रही है उसमें से एक अमाउंट एज अ रेंट वो उस जमीन के ओनर को दे देते हैं और बचा हुआ अमाउंट अपने लिए रख लेते हैं। ऐसे चलती है टीनेंसी। अब ये जो टीनेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, अब क्योंकि हाई रेंट लगा दिया जाता था इनकी जमीन पे, और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो किसी जमींदार के अंडर में रह के काम भी नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों को अपनी खुद की जमीन चाहिए, वो क्या करते हैं, रेंट पे जमीन ले लिया करते थे और बाद में जाके किराया यानी रेंट जो है वो बढ़ा दिया करते थे। जो ओनर्स थे वो रेंट बढ़ा दिया करते थे लैंड का, एक्सप्लॉइट किया करते थे टीनेंट्स को। तो इस टाइप से सिस्टम चला करता था। तो टीनेंट्स यानी कि जिन्होंने रेंट पे ली है जमीन, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लैंड एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे कि किसी को भी, किसी स्मॉल फार्मर को यहाँ तो जमींदार के अंडर में रह के खेती ना करना पड़े, और ना ही किसी स्मॉल फार्मर को किसी दूसरे पर्सन से जमीन किराए पे यानी रेंट पे ना लेनी पड़े। उसके लिए जमीन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल पीजेंट्स। सेकंड स्टेप लिया हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया, यानी कि सारे जो फार्मर्स हैं वो आपस में अपने सभी रिसोर्सेज को, सभी टूल्स को साथ में मिलके यूज करें, कलेक्टिवली यूज करें, एक दूसरे के साथ अपने टूल्स को शेयर करें फॉर फार्मिंग, मिलजुल के फार्मिंग करें। जब सारे फार्मर्स, तो उसे कहा जाएगा कोऑपरेटिव फार्मिंग। इंक्रीज एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, सभी के खेतों पे, क्योंकि अब गरीब लोग जो हैं जिनके पास एग्रीकल्चरल टूल्स नहीं है, जिनके पास मान लो ट्रैक्टर्स नहीं है, अगर उनको आप मदद कर दोगे थोड़ी, जो बड़े बड़े पीजेंट्स हैं अगर वो थोड़ी हेल्प कर देंगे, तो इससे क्या होगा, अपने रिसोर्सेज को अगर शेयर करेंगे सारे फार्मर्स, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रैक्टर है और आपके पास कोई और टूल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने जो टूल्स हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, मेरी भी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, आपकी भी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। तो इस टाइप से कोऑपरेट करने के लिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ने एनकरेज किया सिटीजन्स को, स्पेशली फार्मर्स को, जिससे कि स्मॉल फार्मर्स की भी हेल्प होती रहे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया 1952 में टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। ये जो प्रोग्राम है ये भी रूरल डेवलपमेंट के लिए ही स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके मेन फोकस एरियाज कौन से थे, एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर पे फोकस रहेगा। एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए इस प्रोग्राम के अंडर में। देन एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आई गवर्नमेंट, यानी एजुकेशन जो है ये भी प्रोवाइड की जाने लगी रूरल एरियाज में। जो रूरल एरियाज में रह रहे जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए गए रूरल एरियाज में। हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई इन्हीं गांव वाले इलाकों में। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाया गया, कहाँ, रूरल एरियाज में। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली जो रोड्स हैं, जो ड्रेन्स हैं, ये सब बनवाई गई रूरल एरियाज में, जिससे कि हाइजीन मेंटेन की जा सके। जो वेल्स हैं इन सब का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई फॉर रूरल डेवलपमेंट। एंड लैंड सीलिंग पॉलिसी, ये भी मेजर रिफॉर्म है, ये भी मेजर स्टेप है, इनिशिएटिव है जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने लिया। लैंड सीलिंग पॉलिसी क्या है, अ लिमिट वाज प्लेस्ड ऑन द मैक्सिमम लैंड अ पर्सन कुड ओन। अब यानी कि अगर मान लो कोई पर्सन है, उसके पास 50 एकर्स ऑफ लैंड है, एक बहुत अच्छा किसान है, लार्ज लैंड ओनर है, उसके पास काफी ज्यादा जमीन है, 50 एकर्स ऑफ लैंड है, अच्छी खासी जमीन है, और गवर्नमेंट ने 20 एकर्स तक की परमिशन दी है, यानी हर एक पर्सन, सीलिंग लगा दी, एक लिमिट लगा दी गवर्नमेंट ने कि सिर्फ 20 एकर्स जमीन ही एक पर्सन रख सकता है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम सिर्फ आप 20 एकर्स लैंड रख सकते हो। और जो बचा हुआ 30 एकड़ जो लैंड है वो गवर्नमेंट सील कर लेगी। गवर्नमेंट जो है उस लैंड एरिया को, जो रिमेनिंग 30 एकर्स हैं, उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग दी सिटीजन्स। ये हमने अभी एग्जाम्पल लिया है, ये फैक्ट्स नहीं थे, यानी 50 एकड़ लैंड नहीं है, ये जस्ट हमने एग्जांपल लिया है, ये सीलिंग नहीं लगाई है, ये लिमिट नहीं लगाई है गवर्नमेंट ने। तो मान लो एक लिमिट हमने प्लेस कर दी है कि इतना ही जो लैंड एरिया है वो एक पर्सन ओन कर सकता है, और जिस भी पर्सन के पास ज्यादा जमीन थी उससे रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया among small peasants. Extra land would be distributed among landless farmers. अब मान लो हमने जो सीलिंग लगाई 50 एकर्स की, हमने सीलिंग 50 एकर्स जो लैंड है एक फार्मर के पास है। अब 50 एकर्स में से सीलिंग लगा दी गवर्नमेंट ने 20 एकर्स की, यानी कि आप सिर्फ 20 एकड़ ऑफ लैंड रख सकते हो। अब ये 20 एकड़ ऑफ लैंड उस पर्सन ने ले लिया, बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग लैंडलेस फार्मर्स। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिन फार्मर्स के पास जमीन नहीं है, उन फार्मर्स को ये जमीन, रिमेनिंग लैंड है, वो दे दी जाएगी। तो इस टाइप से ये पूरा सिस्टम चलता है लैंड सीलिंग पॉलिसी का। लेकिन इससे बचने के लिए जो लोग हैं उन्होंने काफी सारे जुगाड़ किए हैं, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास 60 एकर्स ऑफ लैंड है, गवर्नमेंट ने 20 एकर्स पे लिमिट लगा दी है, सीलिंग लगा दी है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे जो फादर हैं, जो मेरा भाई है, मम्मी है, इन सबके नाम पे जमीन कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, मेरे नाम पे सिर्फ 20 एकर्स हैं और बाकी मेरे फैमिली मेंबर्स के पास है। तो इससे इस तरह से बचने के लिए लोगों ने जुगाड़ करना स्टार्ट किया, और इसकी वजह से ये लैंड सीलिंग पॉलिसी का उतना फायदा नहीं हुआ, उतनी ज्यादा जमीन नहीं मिल पाई लैंडलेस फार्मर्स को। तो हमने ये सारे इनिशिएटिव्स देखे जो हमने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद लिए थे। ये सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद लिए थे, हमारी कंट्री को, हमारे सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए। रिफॉर्म्स लेके आए, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स, जहाँ पे हमने जमींदारी सिस्टम खत्म करी। टैक्सेस जो है अब जमींदार कलेक्ट नहीं करते थे, सीधा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हम लोग। और कोऑपरेटिव फार्मिंग को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए लोगों को एनकरेज किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में जो कब पास किया गया था 1952 में, तो इस प्रोग्राम के अंडर में फोकस एरियाज जो है हमारे वो ये सब हैं, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए हमने एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डेवलप करवाया रूरल एरियाज में। लैंड सीलिंग पॉलिसी के बारे में हमने जाना, जहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं कि एक पर्सन मैक्सिमम
कितना लैंड एरिया ओन कर सकता है उस पर हम लिमिट लगा देते हैं, दैट इज लैंड सीलिंग पॉलिसी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।